নমস্কাৰ, মই নয়ন প্ৰতীম কুমাৰ। আজিৰ এই জনমতলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, 9 এপ্ৰিলত ভোট গ্ৰহণ হ'ব অসমত আৰু এই লৈ সমগ্ৰ অসমৰ যি ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম হৈ আছে। আৰু এনে সময়তে অসমলৈ কেইবাগৰাকীও শাসকীয় আৰু বিৰোধী দলৰ যিসকল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছে, সেই সকলোবোৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আহি অসমত উপস্থিত হৈছে আৰু নিজৰ নিজৰ দলৰ হৈ সকলোৱে প্ৰচাৰ চলাই আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আজি উপস্থিত আছে হিমাচল प्रदेशर मुख्यमंत्री, तेखेत হৈছে सुखबिंदर सिंह सुखू। सुखू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिन टाइम में। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जेहेतु सुखबिंदर सिंह सुखूजी आमार सैते आछे আজি আৰু অসমত প্ৰচাৰৰ বাবে তেখেত আহিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আৰু এনে সময়তে আজি যেহেতু আমাৰ সৈতে তেখেতৰ তেখেত আছে আৰু প্ৰথমে মই তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিম যে सुखू जी, मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपका जो पॉलिटिकल जो करियर है बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है, फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स टू द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। जी, थोड़ा बताइए आपके बारे में। मैं छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मैं 17 साल की उम्र में CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज का बन गया। फिर दोबारा से मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना और उसके बाद मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बना। फिर यूनिवर्सिटी में हम चले गए, DR बने स्टूडेंट्स लाइफ में। फिर मुझे NSOA का स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया। 6 साल तक मैं NSOA का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा। फिर मैं शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से काउंसलर बन गया। NSOA का प्रेसिडेंट था तो मैं काउंसलर बन गया और उसके बाद मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया मुझे माननीय श्री राजीव जी। NSOA का प्रेसिडेंट मुझे राजीव जी ने बनाया और यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट मुझे सोनिया जी ने बनाया। 10 साल में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, 2 बार मैं काउंसलर रहा और उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट रहा मैं। PCC 6 साल 3 महीने और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा। मेरे परिवार 2022 में, हाँ 2000 मेरे परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं था। तो बेसिकली आप एक ग्रास रूट पॉलिटिशियंस हम कह सकते हैं आपके बारे में। हम छात्र राजनीति से धीरे धीरे धरातल से चलकर ऊपर तक पहुंचे और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, कि एक आम परिवार से उठे व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचाया। ऐसा कौन सा राज था 2022 में कि जो बीजेपी का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था JP नड्डा जी, उनका तो गृह राज्य था हिमाचल प्रदेश। हाँ, बीजेपी का क्या है, कारण क्या है सर? ऐसा कौन सा राज है इसके पीछे? कि कोई राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय ये चुनाव हुआ और चुनावों में हमने जनता के सामने अपनी बात रखी और कहा कि हम जनता में सेवा भाव के लिए आए हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और आज व्यवस्था परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश अपनी नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से प्रदेश में जो हमने नियमों में परिवर्तन किया, नए कानून बनाए, व्यवस्था को परिवर्तन किया और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है, किसी अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी है। तो एक अच्छी गवर्नेंस हमने हिमाचल प्रदेश में दी है। अभी इस बार असम में क्या होने वाला है? परिस्थितियाँ कुछ भी हो, नारे कुछ भी हो, लेकिन आज असम की जनता की चिंता बेरोजगारी की है। असम के लोग सोच रहे हैं कि हमें रोज़गार कौन देगा। मैं आज धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा देकर लोकतंत्र में राजनीतिक रोटियां बटोरने की जो कोशिश राजनीतिक दल कर रहा है, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। लोगों को रोज़गार चाहिए, हर मज़दूर को सम्मान चाहिए, महिलाओं के अधिकार कौन करेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही असम की जनता वोट डालेगी और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से किस विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ, क्या सिर्फ नारे ही रहे हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में के अलावा किस जिला में क्या कार्य हुए, इन सब कार्यों को देखने के बाद लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जब लोग वोट डालने जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि वो कांग्रेस की विचारधारा और जो देश की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई है उसको ध्यान में रखेंगे। सर, इस बार कांग्रेस और जो विपक्ष दल है वो गठबंधन में है अभी असम में, तो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे?
निश्चित रूप से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसने अपने सहयोगी दलों को साथ लिया है, सबको उचित सम्मान दिया है और उन दलों को भी सम्मान दिया है जहां उनका अपना आधार है, राजनीतिक आधार है। तो मैं कह सकता हूं कि जनता इस विषय में हिमाचल ये असम की जनता इस विषय में जरूर सोचेगी। एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था आप लोग का, जो एआईसीसी का प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा जी का, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा और उनके पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है, जिसमें कथित तौर पर इजिप्ट, अबू धाबी और एंटीगुआ और बारबुडा का ये पासपोर्ट शामिल है। और ये भी आरोप लगाया गया है कि जो हिमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी ने विदेश में इन्वेस्टमेंट किया है। आपको क्या लगता है इसमें कि ये जो मुद्दा है अभी देखो, और ये जो एलिगेशंस है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, पवन खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कोई आधारहीन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो तथ्यों के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर उन्होंने ये पासपोर्ट के आरोप लगाए हैं तो कुछ कागज़ होंगे ना, कोई कागजात होंगे, उसके आधार पर उन्होंने लगाए हैं। और इतनी जगह पासपोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से इसका वो तथ्यों के आधार पर उन्होंने बात की है और ये गलत बात है। लेकिन असम का चीफ मिनिस्टर का मानना है कि ये जो आरोप है ये टूट पे नहीं है या बेसलेस है। ये कहा गया है कि ये जो डिजिटल मैनिपुलेशन है, उनका कहना है कि ये डिजिटल मैनिपुलेशन है और ये जो आरोप है ये खंडन क्या है। और ये भी कहा है कि वो 48 आवर्स के अंदर भीतर वो जो है पवन खेड़ा जी के खिलाफ वो अदालत में जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी और मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी है। वो कोई आरोप तथ्य नहीं लगा सकते और कोई भी कांग्रेस पार्टी तभी आरोप लगाती है जब वो कागजात इकट्ठे करती है। उनके पास कागजात होंगे, उनके पास पूरी वेरिफिकेशन होगी, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा सकते हैं ना। ऐसे तो डेफेमेशन हो जाता है। तो उन्होंने आरोप लगाएंगे तो सभी तथ्य उनके पास होंगे, सभी कागजात उनके पास होंगे। अगर वो डिजिटल की बात कर रहे हैं तो ये पता लग जाएगा कि क्या उनके 3 पासपोर्ट कहीं बने हैं कि नहीं बने हैं, ये पता लग जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कहना कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अगर कोई आरोप लगाए हैं तथ्यहीन है, ये गलत है। तो जो चुनाव है 9 अप्रैल को है चुनाव, तो इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? इसमें निश्चित रूप से जो भी हमारे पास चीज़ें आएंगी, वो चाहे सत्ता पक्ष की आएंगी चाहे किसी की भी आएंगी, उसको हम जनता की अदालत में रखना है, हमारा दायित्व है मुख्य विपक्षी पद होने के नाते। उसको छुपा के थोड़ी रखना है, उसको तो बताना पड़ता। राहुल गांधी जी ने भी बहुत बड़ा हमला किया है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अगर राहुल गांधी जी ने कहा है, राहुल गांधी जी हमारे नेता है, अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ऐसे होंगे। अगर पवन खेड़ा जी और राहुल गांधी जी आरोप लगाते तो वो तथ्यहीन नहीं लगाते, तर्क विहीन नहीं लगाते, वो तथ्यों पर आधारित लगाते हैं। तो उनके पास कोई तथ्य होंगे, उसके आधार पर तो आरोप लगाया और जो हमारी पार्टी ने कहा हम उसके साथ है। सुखू जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी इस बार जो हालात है असम का, तो सिस्टम सेंस करने के लिए, जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसे सेंस करने के लिए जो विपक्ष है, विपक्ष स्पेशली कांग्रेस ने इस बार मैनिफेस्टो में कहा गया है कि 5 गारंटीज़ के बारे में कहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस जो मैनिफेस्टो में कह रहा है कि हम ये करेंगे जो 5 स्पेशली 5 गारंटीज़ है, तो आपको क्या लगता है कि लोग आएंगे कांग्रेस के साथ? निश्चित रूप से कांग्रेस अपने जो भी उन्होंने गारंटियाँ दी है तो एक कमिटमेंट दी है पब्लिक को कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। और इन चीज़ों को 5 साल में पूरा करना होता है और 5 साल में पूरा करेंगे। और 5 गारंटियाँ दी तो ये पूरी होगी। फोकस बहुत सब्जेक्ट पे है, लेकिन 5 स्पेशल गारंटी दिया है कांग्रेस ने। 5 स्पेशल गारंटी दी है तो 5 स्पेशल गारंटी को कांग्रेस की सरकार पूरा करेगी। 50,000 रुपया बिजनेस करने के लिए महिलाओं को दिए जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से। ये संभव हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? जब भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए जाएंगे तो जो पैसा बचता है वो जनता में बांट दिया जाता है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को 1250 रुपये दिए जाएंगे।
सभी 1250 हम तो जितने भी वरिष्ठ नागरिक है जो आप 59 की उम्र पार कर लेते हैं, 59 की उम्र पार कर लेते हैं, उसको हम 1500 रुपये देते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो असम में 1250 से कोई बड़ी दुविधा नहीं है। इसमें एक और गारंटी है जो 25 लाख का बात कहा गया है कि कैशलेस इलाज के लिए। हाँ, तो ये संभव हो पाएगा हर परिवार के लिए असम के? राजस्थान में किया तो था, राजस्थान में गहलोत सरकार की यही तो स्कीम चली हुई थी, 25 लाख कैशलेस फ्री इलाज की बात की गई थी। ये पूरा संभव हो पाएगा? वो बिल्कुल संभव है। और जो मियादी लैंड का जो बात कह रहे हैं कांग्रेस की, जो आसाम के जो लोकल पीपल है उनको दिया जाएगा, मियादी लैंड पट्टा दिया जाएगा। असम की जनता की जगह है, वो सरकार के नाम पर है। सरकार उसको परमानेंट पट्टे के रूप में उन लोगों को, असम के लोगों को देना चाहती है जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो इसमें देने में कोई हर्ज नहीं है, देना चाहिए। हम तो अपने प्रदेश में 4/20 जगह वैसे भी देते हैं जो लैंड भूमिहीन है, तो यहाँ भी दिया जा सकता है। हिमाचल में मिला है सबको? हाँ, जो हिमाचली है वो 4/20 जगह, जिसके पास जगह नहीं है उसको 4/20 जगह सरकार की तरफ से मिलता है। আমি কথা পাতি আছোঁ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুজিৰ সৈতে, আৰু তেখেতে কৈছে যে এইবাৰ অসমত এইবাৰ একত্ৰিত যি বিৰোধী আছে, বিৰোধী এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সেই ধৰণৰ আশা তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু সেই আশালৈয়ে ৰাইজৰ ভোট যাতে বিৰোধীৰ পক্ষত আহে তাৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিছে। আৰু সেই চেগতেই আমাৰ সৈতে এইদৰে তেখেতে সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আৰু মই কথা পাতি আছিলোঁ বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত বহুতকেইটা গেৰাণ্টি দিছে। আমি 4টা গেৰাণ্টিৰ কথা বিৰতিৰ আগত পূৰ্বতে তেওঁৰ সৈতে পাতিছোঁ। কিন্তু আৰু এটা গেৰাণ্টিৰ কথা কংগ্ৰেছে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে, সেয়া হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ন্যায় প্ৰদান। কাৰণ দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ অসমত এতিয়া এটা ইছ্যু চলি আছে, আৰু সেই ইছ্যুটো হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক যিমান পাৰি সিমান সোনকালে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। বিৰোধীয়ে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ঘোষণাপত্ৰত কৈছে যে জুবিন গাৰ্গক 100 দিনৰ ভিতৰত ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব। और सुखबिंदर सिंह सुखुजी जेहेतु मुहूर्ते आसे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जुबिन गार्ग हार्ट थ्रोप थे आसाम का, अभी नहीं है हमारे बीच, लेकिन कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, उसमें कहा गया है कि जुबिन गार्ग मामले में 100 डेज के अंदर दोषियों को सजा दिया जाएंगे। जुबिन गार्ग जी कोई असम के नहीं थे, उनके गाने इतने लोकप्रिय थे कि हिमाचल में भी उनके फॉलोअर थे, और निश्चित रूप से पूरे देश में होंगे। तो असम से उनका ज़्यादा लगाव था, असम में उनके ज़्यादा क्योंकि असमी भाषा में भी ज़्यादा गाते थे। तो निश्चित रूप से एक ऐसा गायक जो आज हमको सबको छोड़कर चला गया है, जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है, तो हमारी गारंटी में ये कहा गया है कि हम 100 दिन के भीतर उनका जो भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करके जनता की अदालत में लाएंगे। तो ये पूरा गारंटी है आप लोगों का? हाँ, गारंटी है नेचुरली, और असम की जनता भी जानना चाहती है। असम की जनता के साथ हमारे देश की जनता भी जानना चाहती है कि जुबिन गार्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई, कौन लोग उसमें, क्या अगर हत्या हुई है तो कौन लोग सम्मिलित हैं। तो ये सब चीज़ें हम जनता की अदालत में रखना चाहते हैं, और हमने उस गारंटी में लिखा है कि हम इसकी मौत का 100 दिन के अंदर प्रदेश की जनता को जानकारी देंगे। जो कांग्रेस ने, जो विपक्ष ने जो गारंटी दिया है वो एग्जीक्यूट किया जाएंगे, सबका ये कहना है, मानना है। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं ये कहाँ से आएंगे? इतना सारा पैसा है, जैसे कि 25 लाख। देखिए, मैं एक बात कह देता हूँ, परिस्थितियाँ जो ही हो, जब आप गवर्नेंस की तरफ जाते हैं तो कई ऐसे दरवाजे होते हैं जिनको अपने बंद करना होता है। तो सरकार में कई चीज़ों के दरवाज़ों को बंद करके आप अपने इस राज्य को अच्छा बना सकते हैं। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, सेवा भाव पैदा करना पड़ता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जब गारंटी देती है, किसकी है गारंटी, किसके लिए देते हैं हम गारंटियाँ, ये बात है। उस जनता के लिए गारंटियाँ देते हैं जिसकी संपदा का हर एक राज्य दोहन करता है। उसी संपदा में आपकी जो माइनिंग है, उसी संपदा में आपके जो चीज़ें आती है, जो आपके राज्य में चीज़ें होती है, वो सिर्फ एक व्यक्ति तक ना पहुँचे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जो लाइन में खड़ा हुआ है, हर आदमी तक पहुँचे।
तो वो गवर्नेंस के मॉडल पर बहुत अच्छा काउंट करता है और मेरा मानना है कि इस दिशा में कांग्रेस की सरकार आएगी और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी जो असम का जो चुनावी जो मुद्दा है उसमें हिमाचल का भी रेफरेंस आ गया है। तो क्या है हिमाचल की जो अभी जो आर्थिक स्थितियां है, जो लास्ट मार्च महीने में आपने जो बजट पेश किए थे उसमें डाउनसाइज किया गया है जो बजट है। नहीं, ये मुद्दा आया कहाँ से? मुद्दे की बात किसने की? हाँ, बीजेपी ने एलिगेशन लगाया कि कांग्रेस ने जो कह रही है वो कर नहीं सकते क्योंकि हिमाचल का जो मॉडल है वो असम के लिए ज़रूरी नहीं है, असम में असम मॉडल चलेंगे। हम तो मॉडल नहीं बात कर रहे। नहीं, बीजेपी का ये कहना है। बीजेपी का कहना गलत है, वो मॉडल से तुलना ना करे, वो राज्य की जो परिस्थितियाँ उससे तुलना करे। हमारी जनसंख्या 75 लाख है और जो राज्य की जो नीतियाँ होती है, राज्य की जो संपदा होती है, राज्य में राज करने का एक तरीका होता है, उस व्यवस्था को बदलने कर हम असम में अच्छा प्रशासन लाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हमने लोगों के सामने सच रखा है। जब हमें जितने भी वित्त योग आए आज तक 77 साल बाद हमारी जब आरडीजी काट दी गई, आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो केंद्र सरकार आर्टिकल 270/1 के तहत राज्यों का अधिकार है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी हैं, नॉर्थ ईस्ट के। तो 16वें वित्त युग ने जब वो काट दी तो उसके बाद जिस बजट से 8,000 रुपया करोड़ 8,4 करोड़ रुपया काट दिया जाए, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया सैलरी है और उसमें से 20,000 रुपया काट दिया जाए तो आपको बजट को कम तो करना ही पड़ेगा। तो हम जनता के सामने सच लाए। अगर हम चाहते तो बजट को हम जो हमने पिछले साल हमारा 58,000 करोड़ था, इस बार हमने 54,000 करोड़ किया, तो हम उसको 60,000 करोड़ भी कर सकते थे। हमने जनता के सामने बात रखी कि आज हमारा केंद्र सरकार ने हमारा इतना पैसा काटा है तो हम इस बजट को कम कर रहे हैं। ये पहली बार इतिहास में हुआ, हम मानते हैं इसको, लेकिन हमारी गवर्नेंस में कोई कमी नहीं आई है। हमने उसको स्वीकार किया और आगे बढ़े। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारे प्रदेश में। हमारे प्रदेश में सिर्फ जहाँ 24 लाख परिवार है, 28 लाख गाड़ियाँ हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम 3 साल में 1,10,000 बढ़ी है। असम की पर कैपिटा इनकम का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे पर कैपिटा इनकम में 3 साल में 1,10,000 बढ़ी है और हमारी पर कैपिटा इनकम 2,83,000 रुपये है। सोशल सिक्योरिटी वाला जो स्कीम्स था वो सोशल सिक्योरिटी की जितनी बेस्ट स्कीमें हमारे पास है उतनी स्कीमें नहीं है। मैं आपको बारी बारी गिनाना चाहता हूँ। 59 साल की उम्र पार करने के बाद सभी बुजुर्ग महिलाओं को 1,500 रुपया हमारी सरकार हर महीने देती है, राइट। जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उनकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने उन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता है। और पैदा होने से लेकर 27 साल की उम्र तक सरकार उसका ख्याल रखेगी। पैदा होने वाले बच्चे के अकाउंट में 2,500 रुपया हर महीना जाएगा। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे को हर महीने 4,000 रुपये पॉकेट मनी मिलेगी और 15 दिन का उसे एजुकेशनल टूर घूमने का मिलेगा। बाई ईयर वो घूमने जाएगा और उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। उसके बाद विधवा बहनें हैं, जो विधवा बहनें हो जाती है, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा, चाहे वो किसी भी IIT में जा रहे इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश की सरकार उठा रही है। उसके अलावा जो आम परिवार के लोग हैं जिनकी इनकम 12 लाख रुपए है, उनको हम पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का लोन 1% ब्याज पर देते हैं। कोई एक ऐसा राज्य है 1% ब्याज पर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी भी आपका, जैसे आपकी इनकम 12 लाख से कम है, हमारी सरकार 1% ब्याज पर उनको देती है। सोशल सिक्योरिटी के है। हर व्यक्ति को हमारे 2 मीटर पर, हर परिवार को 2 मीटर पर 125 यूनिट सब्सिडी हम फ्री दे रहे हैं। तो हम 1 लाख परिवार जो हमारे गरीब है, अति निर्धन है, उनको 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं और 1,500 रुपया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का भी दे रहे हैं। ये चल रहा है अभी इंदिरा गांधी जो प्यारी बहना निधि है। 35,000 जनरल को मिल रहा है, 1 लाख 1,500 पर मंथ। 1,500 पर मंथ। 1 लाख जो इस बार बजट में किया वो हम आगे अभी देंगे गरीब आदमी को। असम में 1250 मिल रहा है अरुणोदय जो स्कीम्स है, और बीजेपी का अभी हम स्टेज वाइज चल रहे हैं सब में। हाँ, असम में भी बीजेपी का दावा है कि इस बार ये जो अरुणोदय स्कीम्स है बहुत लाभ होंगे इस स्कीम से उन लोगों को। आपको क्या मानना है कि ये जो 1250 मिल रहे हो, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है कि 3,000 तक लेके जाएंगे, क्या ये
बहुत भारी पड़ सकता है कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर? नहीं, अब 3000 तक लेके जाएंगे वो तो यहाँ की परिस्थितियाँ बताएगी, यहाँ के खजाना बताएगा, उसमें मैं तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी हिमाचल प्रदेश के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम पहली स्टेट अगर सोशल सिक्योरिटी की बात करनी, जो एनपीएस से ओपीएस में गई। हाँ, पहली कैबिनेट में आपने ये डिसीजन लिया था, जब 22 में आप लोग आए थे, पहला कैबिनेट में शायद ये था डिसीजन आप लोग का कि ओपीएस लागू कराएंगे हम। जिनको 3000 रुपये मिलती थी उनको अब 30,000 रुपये पे मिल रही है। अगर हमने राजनीतिक लाभ देखना होता तो हम 2027 के चुनावों में करवाते, 2027 के चुनावों में हम ये करवाते, लेकिन हमने राजनीतिक लाभ नहीं देखा। हमने उस व्यक्ति ने जिसने इस प्रदेश के लिए 35 साल नौकरी के दिए, प्रदेश के विकास की गाथा लिखी, उसके लिए हमने कहा कि हम संवेदनशीलता का नाते होने के नाते इसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हम दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको लगता है कि जो बिना शर्त जो महिलाओं को 50,000 रुपया बिजनेस के लिए असम में दिए जाएंगे अगर कांग्रेस आए तो, और जो महिलाओं के लिए जो मंथली स्कीम से, बेनिफिशियल स्कीम से, वो भी संभव होंगे? बहुत अच्छी स्कीमें चल रही है। हिमीरा है, ऑनलाइन आप पोर्टल पर देखिए, हिमीरा हमारा प्रोडक्ट बहुत है स्वयं सहायता समूह को। हमारी महिलाएं बहुत अच्छा अभी काम कर रही है और बहुत अच्छा उनको रेवेन्यू उनके घर में हो रहा है। और हम कई प्रकार की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पहली ऐसी राज्य है जहां दूध पर 61 रुपये किलो सरकार खरीदती है, एमएसपी दिया। भैंस का दूध 71 रुपये खरीदती है सरकार, एमएसपी दिया। गेहूँ 80 रुपये किलो खरीदती है प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ। मक्का हम 50 रुपये खरीद रहे हैं, इस बजट में हमने किया, जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ है। और हल्दी 150 रुपये किलो खरीदती है सरकार, जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ है। प्राकृतिक खेती की तरफ हम जा रहे हैं। और इसके अलावा हम हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए हम जो टैक्सी है उसको 15 लाख की टैक्सी में 7 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं और सरकार में लगाकर 70,000 रुपया दे रहे हैं। तो कई स्कीमें हैं जो आएगी। सुखू जी, आप मुझे ये बताइए कि जो बीजेपी है, बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता ये एलिगेशन लगा रहा है कि अगर कांग्रेस आएंगे तो घुसपैठियों के लिए दरवाज़ा खोलेंगे आसाम में। इसके ऊपर क्या कहना है आपको? बीजेपी 10 साल से असम में है, कितने घुसपैठिए बाहर निकाल दिए? बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए कि कितने घुसपैठिए अपने बाहर निकाल दिए। ये तो एक स्टैंडिंग स्लोगन हो गया। 40 साल से आप भी आंसू का आंदोलन चला था, तब से हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। कितने वर्ष हो गए? घुसपैठियाँ ना आए, पहले तो वो रोकना चाहिए पहले स्टेज पर। और जो घुसपैठिए हैं उनको कैसे वापस करना है, वो कौन सी नीति लेके आए? बीजेपी का मैनिफेस्टो में है कि हम ऐसा करेंगे? 10 साल से ये नारे दिखा रहे। 10 साल में कितने घुसपैठिए भेजे इन्होंने? ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के द्वारा और एक नैरेटिव सेट करते हैं। एक मिनिस्टर आकर ध्यान डाइवर्ट कर देता है कि इस चीज़ में चला गया, दूसरा मिनिस्टर आकर उसमें ध्यान डाइवर्ट कर देता है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी के मिनिस्टर्स एक स्ट्रेटजी के तहत नैरेटिव सेट करते हैं और उसके हिसाब से ये आगे अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाते हैं। तो इस नैरेटिव को आप लोग एंड कर सकेंगे इस बार? हमने हमारी रणनीति है, हम बता रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं कि बीजेपी जो है झूठ बोल रही है और कांग्रेस पार्टी सच बोल रही है। बार बार झूठ बोलकर भी सच से जीता नहीं जा सकता, तो सत्य की जीत होगी और जनता को, असम की जनता को समझना है। थैंक यू वेरी मच सुखू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन टाइम में आप आए। थैंक यू। और यह आছিলে हिमाचल प्रदेशर मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुखुजी। एनडिए যিবোৰ নেৰেটিভ ছেট কৰা বুলি তেখেতে কৈছে, যিবোৰ ধাৰণা দিব খুজিছে, সেই ধাৰণাবোৰৰ বিপৰীতে গৈ তেওঁলোকে ৰাইজক বুজাবলৈ সক্ষম হৈছে বা হ'ব। আৰু আহি থকা যিটো দিন আছে 9 এপ্ৰিল, এই 9 এপ্ৰিলত এইবাৰ ৰাইজ তেওঁলোকৰ পক্ষত থাকিব সেই আশা কৰিছে তেওঁলোকে। কিন্তু এই কথা জানিবলৈ আমি ভোট গণনা যেতিয়া হ'ব সেই দিনটোলৈ বাট চাব লাগিব। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে এইবাৰ অসমত এই যি শাসক আৰু বিৰোধী যি যুঁজ, সেই যুঁজখন নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে, আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে। আৰু দুটামান দিন বাকী আছে আৰু এই আহি থকা দিনবোৰত এই যুঁজখন কি পৰ্যায়লৈকে যায় সেয়া নিশ্চিতভাৱে চাবলগীয়া হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই নয়ন প্ৰতিম কুমাৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।